ओके, लेट अस स्टार्ट विद दी वाटर। वाटर के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी की से ही बात कर रहे हैं पूरी कल की तरह, है ना। तो वाटर के बारे में बात करें तो मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वाटर। कोई बड़ी बात नहीं है। ह्यूमन बॉडी है 65% वाटर, वेरी कर सकता है बुक टू बुक। एनसीईआरटी बायो में अलग दे सकते हैं, यहाँ पे 65 दिया तो अपन अपने केमिस्ट्री में 65 याद रखेंगे, ठीक है बेटा। एंड सम प्लांट्स हैव वाटर अप टू 95%. It is a crucial component for the survival of all life form. It is solvent of great importance. The distribution of water over the earth's surface is not uniform. तो अलग अलग सोर्सेज दिए हैं। सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर होगा आपको पता है, ओशियन में होगा, और सेलाइन लेक्स में, उसके बाद में फिर पोलर आइस और ग्लेशियर। मतलब फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पोलर आइस और ग्लेशियर्स में होता है। फ्रेश वाटर का सबसे मेजर सोर्स क्या है, पोलर आइस और ग्लेशियर होता है, ठीक है बेटा। और सबसे कम पानी इसमें रिवर्स में है। रिवर से ज्यादा पानी तो लेक्स में है। और अंडरग्राउंड वाटर है सेकंड नंबर, फ्रेश वाटर में अंडरग्राउंड वाटर है। फिर उसके बाद में लेक्स है, फिर सॉइल मॉइस्चर है, फिर एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है, और लास्ट में है रिवर। ठीक। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब ये तो कोई ऐसी बात नहीं जो आपने कभी देखी ना हो। वाटर कैसा होता है, कलरलेस होता है ना, ओडरलेस होता है, पानी में कोई ऐसी सच पिक्यूलियर गंध नहीं आती है। टेस्टलेस होता है, ठीक है बेटा। फिर द अनयूजुअल property of water is in its condensed phase are due to the presence of extensive hydrogen bonding between the water molecules। मतलब जो अनयूजुअल प्रॉपर्टीज होती है वाटर की इन इट्स लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, मतलब हम एक्सपेक्ट ये नहीं करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। एक ऐसे ही फैक्ट बताता हूँ, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉईल हो जाता। समझ रहे हो बात को। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो है वो बॉईल हो जाता। क्या बात क्लियर है बेटा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण इसमें कई अनयूजुअल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जो कि इसके जितने वैंडावाल फोर्स जनरेट वाटर में होने चाहिए, और जो अदर मॉलिक्यूल में इतने वैंडावाल फोर्स जनरेट जो होते हैं मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, जो उनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आते, यदि सिर्फ वैंडावाल फोर्सेस होते तो वो काफी ज्यादा कम होते। लेकिन वाटर में ये रिलेटिवली काफी ज्यादा है, और रीजन आप समझ रहे हो, दैट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक बेटा, आगे। This lead to high freezing point, high boiling point, high heat of vaporization, है ना, high heat of fusion as compared to H2S and H2SE बता दिया। In comparison to other liquid, water has high specific heat, higher specific heat। specific heat का मतलब आपको पता है, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करने में जो हीट लगती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। उसके बाद में थर्मल कंडक्टिविटी वाटर की ज्यादा होती है, सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, डाइपोल 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 मूवमेंट ज्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है ना, एक्सेट्रा। दीज प्रॉपर्टीज अलाउ वाटर टू प्ले अ की रोल इन दी एटमोस्फियर। जनरल सी बातें थी, मैंने लेकिन पढ़ दी। अब बेटा आता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वाटर की, और D2O की कंपेयर करा रहा है। तो अगेन D2O में सब कुछ ज्यादा होगा। D2O में लगभग लगभग हर चीज ज्यादा होगी। समझ रहे हो बात को। जैसे मॉलिक्यूलर मास D2O का ज्यादा है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट किसमें ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी D2O में ज्यादा है। किसमें ज्यादा है, D2O में ज्यादा है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी होती है वैसी D2O में भी होती होगी। यदि D2O में उस प्रकार की बॉन्डिंग ना होती तो ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में D2O का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा नहीं होता। फिर वो सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट से रेगुलेट होता, और यदि सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट से रेगुलेट होता तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता, -100 के आसपास पहुंच जाता। समझ रहे हो ना बात को। नाउ बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सब ज्यादा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी D2O का ज्यादा है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई जब D2O बना, मतलब D2O का बॉन्ड H2OH बॉन्ड से ज्यादा मजबूत OD बॉन्ड होगा। ठीक है बेटा। देन इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी D2O का ज्यादा है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया नहीं है D2O का, यदि कोई पूछता है तो D2O को ही ज्यादा लगाना। टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी भी D2O का ज्यादा है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर मैक्सिमम डेंस होता है, ये लगभग 11 डिग्री सेंटीग्रेड पे 284.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका हाईएस्ट डेंसिटी होती है। वाटर की डेंसिटी हमको पता है ना, हाईएस्ट होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स में पूछते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखे हुए पानी को यदि गर्म किया जाए तो वो पूरे ग्लास भरा हुआ पानी है, उसको गर्म किया जाए तो पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा, या फिर टेम्परेचर को कम किया जाए तो पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा। दोनों ही केस में पानी बाहर आ जाता है, क्योंकि डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। तो इसके बाद विस्कोसिटी आता है। विस्कोसिटी भी D2O की ज्यादा है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो सिर्फ H2O का ज्यादा है, इसके अलावा सब कुछ D2O में ज्यादा है। तो कौन सी चीज ज्यादा है H2O में, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट DE, डाई इलेक्ट्रिक, DC ज्यादा है।
क्या ज्यादा है बेटा? DC ज्यादा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। बाकी सब कुछ कहां पर ज्यादा है? बाकी सब कुछ कहां पर ज्यादा है? D2O में ज्यादा है। और यहाँ पर क्या ज्यादा है? वाटर तो में क्या ज्यादा ज्यादा है बेटा? वाटर में सिर्फ एक चीज ज्यादा है, और एक चीज कौन सी ज्यादा है? वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, धनाधन धनाधन। चलो भाई, वाटर के स्ट्रक्चर की बात कर लें। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार होता है, ये रहा O, ये रहा H, ये रहा H, और ये रहा एक लोन पेयर, और ये रहा एक लोन पेयर। तो बेंट शेप हो जाएगा, 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। सरल है, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, कई बार आप पढ़ चुके हो। स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात करें तो आइस का जो, अच्छा इसके अलावा वाटर के स्ट्रक्चर में और कुछ दिया नहीं है। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस, द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल फॉर्म। आइस जो क्रिस्टलाइज होती है, नीचे जी आप डायग्राम देख रहे हो एनसीईआरटी में, तो हेक्सागोनल रिंग्स बनी हुई है, कुछ कुछ देखो हेक्सागोनल रिंग्स बनी हुई है एनसीईआरटी में। तो हेक्सागोनल रिंग्स के रूप में एग्जिस्ट करता है, बट एट वेरी लो टेम्परेचर इट कंडेंस टू फॉर्म क्यूबिक फॉर्म। मतलब यदि अपन इसको आइस को क्रिस्टलाइज करते हैं तो शुरुआती रूप में वो हेक्सागोनल फॉर्म बनाता है, और यदि मान शुरुआती रूप में क्या बनाता है? हेक्सागोनल फॉर्म बनाता है, और बाद में क्या बनाता है? बाद में क्यूबिक फॉर्म बनाता है। ठीक है बेटा, क्रिस्टलाइज जब होता है तो क्या तुम लोगों को क्यूबिक फॉर्म पता है और हेक्सागोनल फॉर्म पता है सब लोगों को? सॉलिड स्टेट चैप्टर मैंने आपको जब पढ़ाया था तो दोनों पढ़ाए थे, हेक्सागोनल भी पढ़ाया था और क्यूबिक भी पढ़ाया था। अरे बोलो भाई, दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी एक ही होती है, याद है तुम लोगों को? याद है, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है बेटा? शुरू में हेक्सागोनल होता है, और बाद में क्या हो जाता है? बाद में क्या हो जाता है? बाद में, हाँ, बाद में क्यूबिक फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यदि टेम्परेचर को और ज्यादा लो किया जाए तो। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। वो क्यों होता है कि जो हेक्सागोनल फॉर्म होता है उसके बीच में बहुत गैप खाली होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो पूरा फॉर्म बनता है इसमें बहुत सारे गैप्स बीच में खाली होते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या होता है कि उसके कारण डेंसिटी कम हो जाती है, और जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक करता है, और स्ट्रक्चर के ब्रेक करने पे जो गैप्स होते हैं उन गैप्स में आकर के, यदि मैं मान लो पिक्यूलियर ऐसा बना दूं हेक्सागोनल, वैसे ऐसा बना हुआ नहीं है, कुछ कुछ यूं, कुछ ऐसे ऐसे करके उन्होंने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, कुछ चेयर फॉर्म कुछ इस टाइप से बनाया हुआ है, मैंने कुछ यूं ले लिया। ठीक है, हेक्सागोनल फॉर्म यूं बना हुआ है, बीच में बहुत सारा गैप खाली है। जब ये टूटेगा तो टूटने पर इस गैप में आके वाटर के मॉलिक्यूल भरते हैं, और ये वाटर के मॉलिक्यूल जब गैप में भरते हैं तो उनके भरने के कारण क्या होता है? डेंसिटी बढ़ती जाती है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम बॉन्ड टूट जाते हैं इस तरीके से। और चूंकि मैक्सिमम बॉन्ड 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टूट जाते हैं, तो इसलिए डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ओके बेटा, तो हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में वाटर एट शुरुआती रूप में, लेकिन यदि बहुत ज्यादा टेम्परेचर और गिराया जाए तो वो क्यूबिकल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है बेटा, जब अपन हेक्सागोनल रिंग्स बनती हैं तो इसके बीच गैप ज्यादा होते हैं, गैप्स के ज्यादा होने के कारण डेंसिटी आइस की कम हो जाती है। पर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये रिंग्स टूटती हैं। इन रिंग्स के टूटने पर क्या होता है? जब ये रिंग्स टूटती हैं तो इन रिंग्स के टूटने पर गैप जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा भरता है और डेंसिटी बढ़ जाती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मैक्सिमम रिंग्स ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है बेटा, मैक्सिमम रिंग जो होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, और जब मैक्सिमम रिंग ब्रेक हो जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। ये लॉ हम जानते हैं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ऑब्वियस सी बात है उस समय डेंसिटी गिर जाएगी। क्या बात सबको क्लियर है? क्या बात सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? डेंसिटी बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने पर जब रिंग्स ब्रेक होंगी, जब रिंग्स क्या होंगी? ब्रेक होंगी, तो उस गैप में आके मॉलिक्यूल्स फंसेंगे, मॉलिक्यूल्स फंसेंगे तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम टूटता है, इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम डेंसिटी होती है। उसके बाद और टूटेगा नहीं और गैप में वाटर भरेगा नहीं,
इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। ठीक, ओके डन। चलो अब इसके बाद में ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस हो गया। एक और मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन और दिया हुआ था जिसमें केमिकल बॉन्डिंग में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, याद हो तुम लोगों को, है ना। तो उसमें मैंने आपको बताया था जैसे ये O है, ये H हो गया, ये H हो गया, है ना बेटा, इस तरह से। अब हम क्या करते थे, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स और ले लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपको पता है। तो जैसे मानो कि मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए इधर और ले लिया मॉलिक्यूल्स, इधर OH2 ले लिया, मान लो इधर OH2 ले लिया, इधर भी OH2 ले लिया, और इसका लोन पेयर जो है, इसका लोन पेयर जो है वो किसी और वाटर मॉलिक्यूल के H के साथ में बॉन्ड कर जाएगा। तो ये पूछते थे कि बताओ इनका जो है वो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं और सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये होती है, ये होती है, ये होती है। अब फर्स्ट नियरेस्ट नेबर यदि देखते हैं तो ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट था, सॉरी ये तो इसी का पार्ट, वाटर मॉलिक्यूल का पार्ट है ये फर्स्ट था और ये फर्स्ट था। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हो जाते, 4 हो जाते। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हो जाते, 4 हो जाते, ठीक है। अब सेकंड नियरेस्ट नेबर देखो तो ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये सेकंड है और ये सेकंड है। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने हो जाते हैं, 6। तो इस तरीके से हमने देखा था कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर 4 थे और सेकंड नियरेस्ट नेबर जो थे वो कितने थे, 6 थे। क्या बात क्लियर है बच्चों सब लोगों को? लेट मी चेक दैट के कलर पे कोई फर्क पड़ता है क्या इसके मोड को बदलने से? क्या कलर थोड़ा ब्राइटर दे रहा है दिखाई बेटा? तो बच्चों कलर थोड़ा बेहतर दिख रहा है क्या इसमें? पता सर नहीं, ब्लर हो गया। ब्लर हो गया? हाँ खोला तुमने? सर आवाज क्यों आ रही? यार तुम लोगों को शिकायत ही रहती है एकदम, आवाज नहीं आ रही किसी को कुछ नहीं आ रहा। अब हाँ ठीक, सर अब ठीक है। थर्ड मोड है। आवाज तो सबको आ रही है, आवाज सबको आ रही है ना? यस सर। आवाज आ रही है सबको? हाँ तो फिर चलो इसको अब मैं मिटा देता हूँ। ये पहले भी बता दिया था केमिकल बॉन्डिंग में। चलो भाई ये हो गया, बॉन्डिंग भी हो गया। अब अपन चलते हैं काय पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करें तो, अच्छा मैं एक सेकंड ये सेंटेंस पढ़ दूं कहीं कोई चीज रुक ना जाए, तो मतलब छूट ना जाए। एक्सरे शोज दैट ईच ऑक्सीजन, सब हो गया ये। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स आइस रादर ओपन टाइप structure with wider holes. Hydrogen bonding gives ice a open type of structure with wider holes. वही बात मैंने कही है लेकिन अंग्रेजी की लाइन है, हमको एक बार जरूर पढ़ लेनी चाहिए। वैसे ही मैंने आपसे बोला है कि जब मैं पढ़ा देता हूँ तो मेरा लेक्चर सुना करो, साथ में एनसीईआरटी पढ़ा करो रख करके, ठीक है ना, तो सब कुछ प्रॉपर्ली जाएगा। अब चलो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, क्या बात कर रहे हैं अपन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। बहुत ही सरल है ये, तुमको पहले से आता भी है, मेरे बताने की जरूरत तो नहीं है। तुम ही सोचो यदि मैं वाटर और अमोनिया की रिएक्शन कर दूंगा तो क्या होगा। मैं वाटर H2S को साथ रखूंगा तो क्या होगा, वाटर और वाटर को साथ रखूंगा तो क्या बन सकता है। सोचो क्या यहाँ पर ये बेस की तरह एक्ट करेगा और ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, तो ये अपना प्रोटॉन इसके लोन पेयर को ले सकता है या इसका लोन पेयर इसके प्रोटॉन को ले सकता है, ले सकता है ना भाई। तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बन सकता है यहाँ पर, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन बन सकता है, ठीक। अब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा क्योंकि रिलेटिवली डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, तो H2S इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू H2O। तो अब ये एसिड है तो ये अपना प्रोटॉन इसको देगा, मतलब ये इसके प्रोटॉन को रिसीव करेगा, तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस HS नेगेटिव।
अब ये तो सेल्फ प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अच्छा D2O की भी सेम रिएक्शन होती है बेटा। यदि यहाँ D2O होता, मान लो इधर ही बता देता हूँ, यदि मान लो यहाँ D2O होता तो क्या यहाँ पर सेम ही रिएक्शन होती कि नहीं होती बच्चों? यहाँ पर क्या हो जाता, ये हो जाता D2O प्लस अमोनिया, ठीक है। तो ये जो है, किसी के यहाँ से साउंड आ रहा है फालतू का, या तो आप अपने साउंड को कंट्रोल करो वरना मुझे म्यूट करना पड़ेगा सबको। तो ये अमोनिया है और ये वाटर है, ठीक है बेटा। आप अपना माइक बंद रखा करो जब आपको डाउट नहीं पूछना है, सिर्फ माइक तब चालू किया करो जब डाउट पूछना है, वरना आपको पता नहीं लगता आपके घर के आसपास की आवाजें मुझे सुनाई देती हैं। खैर, अमोनिया प्लस D2O, तो क्या यहाँ पर ये बेस और ये एसिड, तो ये इधर ट्रांसफर कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा NH3B प्लस बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा OD नेगेटिव हो जाएगा। चमका। यदि मान लो इधर D2O हो, करेक्ट है, और यहाँ पर H2S हो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा HD2O पॉजिटिव प्लस HS नेगेटिव। यहाँ पर D2O हो और यहाँ पर D2O हो, तो क्या बनेगा, तो उस केस में यहाँ पर D3O पॉजिटिव और OD नेगेटिव बनेगा। क्लियर है? ऑल्दो रेट ऑफ रिएक्शन इसमें ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने से इतनी आसानी से बॉन्ड टूटेगा नहीं। क्या सबको बात क्लियर है? तो आप इसको नोट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर बताता हूँ, पर पहले आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। है एनसीईआरटी पूरी, और कुछ नहीं, ठीक है। मिटाता हूँ। अब बेटा, वाटर में रेडॉक्स रिएक्शन कहाँ इन्वॉल्व होती है, वो भी सरल है, सब आपको आता है। जैसे ये वाला आता था वो वाला भी आता ही है। जैसे कि वाटर और सोडियम की रिएक्शन करा दी, रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर, रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। अब मान लो आप कि मैंने यहाँ पर क्या किया, D2O की रिएक्शन सोडियम के साथ करा दी। तुम्हें क्या लगता है, H2O की रिएक्शन सोडियम के साथ करा दी, D2O के साथ भी करा देते हैं, जिससे कि साथ में हो जाए आपका, ठीक है। सोडियम के साथ करा दी, करेक्ट है। क्या होगा बेटा, क्या सोडियम इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिलीव कर देगा और NaOH प्लस हाफ H2 बना देगा, तो ये हाफ H2 प्लस NaOH बना देगा। इसमें इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज्यादा है, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, H रिलीज हो जाएगा और Na प्लस उसकी जगह पे आ जाएगा। इधर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पर बन जाएगा हाफ D2 प्लस NaOD प्लस NaOD। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस रिएक्शन में। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आपस में मिलकर के क्या बना लेता है, C6H12O6 प्लस O2। C6 प्लस वाटर मिलकर के बनाया है O2, सही है, O2 बना लिया। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो ना, बैलेंस करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 लगा दिया तुमने, 6CO2 हो गया, है ना। अब वहां पे कितना है, 12 है, तो यहाँ पर 6H2 हो गया, और वो क्या हो गया, O2 है, ये कितना है 6 और 12 6 18, ये 6 है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 6, 6 और 12 18, और 6 और 12 18, रिएक्शन बैलेंस है। अब यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बेटा, +4, ऑक्सीजन की क्या है, -2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या है, 0 है, और कार्बन की क्या होगी, 6x + 12 - 12 = 0। सो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा, 12 12 को मार देगा, x बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यदि देखा जाए तो यहाँ 4 से 0 हो गई है, मतलब ये रिडक्शन हुआ है, और ये -2 से मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ है। आई होप सो सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी, जो भी मैंने आपसे अभी भी कही है। रिडॉक्स रिएक्शन होती है वाटर के अंदर, ठीक है बेटा। इसके बाद अपन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को पढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। इसके बाद पढ़ते हैं अपन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस पर क्या क्या प्रोडक्ट कहाँ का मिलते हैं वाटर के साथ में, मिटाओ मिटाओ, चले मिटाओ दिस।
ओके, अब पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस। वाटर की रिएक्शंस जिन्हें हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, पानी टूट जाता है, पानी का टूटना मतलब हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब जहां तक हाइड्रोलिसिस का सवाल है, मान लो मेरे पास CCl4 है, तो वाटर के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। और यदि ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट की जाए, इफ ड्रास्टिक कंडीशंस आर क्रिएटेड, इधर H2O रहा और यहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेट किया, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाता है अंडर दीज कंडीशंस। जब बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर यहाँ पर COCl2 बन जाता है प्लस H2। देखो बैलेंस है, H2 दो को लेगा, COCl2, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्जीन। इसको क्या बोलते हैं, फॉस्जीन, बट ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। इसके बाद आगे भी जा सकता है, वाटर और रिएक्ट कर सकता है इसके साथ और रिएक्ट करेगा, 2 HCl बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, प्लस 2 HCl बन जाएगा। बट नॉर्मल कंडीशंस में नो रिएक्शन। यदि कोई कंडीशन मेंशन ना करे तो कहना CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। और कोई बोले यदि ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट की जा रही है तो उस समय जो हाइड्रोलिसिस होगा उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप एग्री कर सकते हो, हाँ ठीक है यदि तुम्हें ऐसे चाहिए तो ऐसे ले लो, तो आप ये बात कर सकते हो। क्या मेरी बात सब बच्चों को क्लियर है बेटा? चलिए बोलो, हाँ ना बोलना पड़ेगा बच्चों। Yes, सबको sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो इसको नोट कर लो फटाफट, झटाफट जल्दी से नोट कर लो, तब तक मैं जल ग्रहण कर लो। ओके बच्चों, अब इसको मैं मिटाता हूँ। उसके बाद आएगा हाइड्रोलिसिस, ही अभी चलेगा है ना। SiCl4 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, PCl5 PCl3 का हाइड्रोलिसिस 15th ग्रुप में देखना, मैंने पढ़ा दिया आप लोग को, है ना। लेकिन जो हाइड्रोलिसिस आपको पता, अलग अलग जगह अलग अलग हाइड्रोलिसिस पढ़ा दिए, यहाँ जो दिए वो यहाँ पढ़ा रहा है। इनफैक्ट ये SiCl4 का हाइड्रोलिसिस भी बता चुका हूँ 14th ग्रुप में। तो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 4 मोल ले लो, 4 मोल HCl बन जाएगा और SiOH OH OH और OH बन जाएगा, H4SiO4 बन जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा? इस साइड दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? जल्दी से कंफर्म कर दो बेटा, इस साइड अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? हाँ लाइट की सर. पोजीशन चेंज करने की जरूरत Yes, तो नहीं sir. है ना, एकदम प्रॉपर ना? दिख रहा है। डन, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया SiCl4। इसी प्रकार से बेटा NCl3 का हाइड्रोलिसिस 15th ग्रुप में पढ़ाया था, याद है तुम लोगों को? NCl3 का हाइड्रोलिसिस 15th ग्रुप में पढ़ाया था, याद होना चाहिए, आएगा एग्जाम में। NF3 का हाइड्रोलिसिस होता नहीं है, वो भी बताया था। NCl3 का हाइड्रोलिसिस 15th ग्रुप में पढ़ाया था, याद होना चाहिए। ये इधर अटैक नहीं करता, इधर अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे d ऑर्बिटल खाली होता है और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो अटैक फिर इधर होता है जहां पर d ऑर्बिटल खाली है, और ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटता है, इधर OH जुड़ जाता है, इधर H जुड़ जाता है। और जब यही चीज 3 बार होती है तो ऑब्वियस सी बात है 3 Cl निकल जाएंगी और 3 Cl यहाँ पर निकल जाएंगे, 3 HOCl बन जाएगा और 1 मोल अमोनिया बन जाएगा, क्योंकि इधर क्या जुड़ता है, इधर OH जुड़ता है, तो ये क्या बन जाता है, 3 मोल HOCl बन जाता है। और यही चीज जब हम लिखते हैं NF3 के साथ, तो NF3 की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण यहाँ पर नो हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। बात ये पता भी होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। इसी प्रकार मैंने P ब्लॉक में पढ़ाया था PCl5 का हाइड्रोलिसिस और PCl3 का हाइड्रोलिसिस, प्लीज उसको आप देख लेंगे। H3PO3 बनता है, H3PO4 बनता है, लेकिन आपको वो कहाँ देखना है, आपको वो अपनी कॉपी के अंदर देखना है 15th ग्रुप में। मैंने बहुत डिटेल में आपको ये सब पढ़ा दिया है विथ मैकेनिज्म, ये वाला, ठीक है बेटा, सर देख लोगे सब? HOCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? HOCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सोचो।
सोचो बेटा, आ गया समझ में क्या और समझो? ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहा है ना, yes, तो ये क्या हो गया +1, ये क्या हुआ +1, -1, ये इधर और खींच रहा है तो -1, ओवरऑल कितना हुआ -2, और ये क्या हुआ +1। करेक्ट है? yes sir, चलो मैं इसको मिटा दूं। ये थी हाइड्रोलिसिस की कुछ रिएक्शन। इसके अलावा P4O10 का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, वो भी अपन P4O10 से जब वाटर की रिएक्शन होगी तो हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस जब होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमको पता होना चाहिए। ये होता है P4, 4 P बना दिए, बीच में O O O O, इन सबको आपस में जोड़ दिया, ये सब आपस में जुड़ गए, ये O इधर जोड़ दिया, इसको ले जा करके इधर जोड़ दिया, सब पे एक एक मोर पंख लगा दिया, लाइक दिस इज P4O10 का स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते ही आता है। HOH के साथ रिएक्शन करा दी, इसमें पूछते हैं कितने POP बॉन्ड है, तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रिज हैं, POP ब्रिज हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? और चारों टेट्राहेड्रल यूनिट है फॉस्फोरस के साथ में। ये वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ अटैक करेगा, इधर इधर अटैक करेगा तो एक ये टूटेगा, एक ये टूटेगा, एक ये टूटेगा, 3 टूट जाएंगे। 3 टूटे तो 3 OH आ जाएंगे, 3 OH आ गए तो क्या बन गया H, 3 OH आ गए तो बन जाएगा P, डबल बॉन्ड O ये वाला, और 3 OH आ गए। क्लियर है बेटा? 4 फॉस्फोरस हैं टोटल, बैलेंस कर दो 4 आ जाएगा, तो 4 H3PO4 मिल जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 4 3 12, तो इसका मतलब इसके मोल कितने लगेंगे, 6 मोल लग जाएंगे, 12 इधर हो गया। इक्वेशन बैलेंस, मास बैलेंस, चार्ज बैलेंस, सब कुछ बैलेंस। हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है, H3PO4 बनता है। इसी प्रकार बच्चों यदि तुम स्ट्रक्चर देखोगे P4O6 का, उसके स्ट्रक्चर में मोर पंख नहीं होता, जो इधर ये 4 लगे हुए डबल बॉन्डो वाले, है ना। जब HOH के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पर 4 फॉस्फोरस है तो 4 मोल H3PO3 बन जाता है, 4 मोल H3PO3 बन जाता है। और बेटा आ रहा है समझ में, 4 मोल H3PO3 बन जाता है। H3PO3 को yes गर्म sir, करने पर डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होती है, याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 15 दूर पर, ठीक है ना। डिस्प्रोपोर्शन होती है, हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, H3PO4 बन जाता है और फॉस्फाइन बन जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें ये सब याद होनी ही चाहिए। ठीक है बेटा, चलो ये था हाइड्रोलिसिस वाला पोर्शन जो एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ा दिया। और उन्होंने दिया है अमाइड वाला, अभी ये क्या बड़ी बात है, अमाइड उसने दे दिया N3 नेगेटिव प्लस वाटर, कोई भी कर सकता है यार, जब N के टकले पे 3 नेगेटिव चार्ज है तो वाटर से कितने H प्लस आएंगे, 3 आएगा, तो क्या बन जाएगा, बदबू मारती हुई अमोनिया भाग जाएगी, +3OH नेगेटिव बन जाएगा। आया बेटा सब लोगों को समझ में? इस तरीके से याली रिएक्शन हो सकती है। इसी के साथ ये एनसीईआरटी की रिएक्शन याली खत्म हो गई। अब एक हाइड्रेट फॉर्मेशन है, उसके बाद हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर पढ़ाना, आप इसको फटाफट नोट कर लो, फिर हम आते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर पर। ठीक है बेटा, डन। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है वाटर के बारे में एक चीज और, कि वाटर जो होता है वो क्या बता रहा था, वाटर जो होता है हाइड्रेट फॉर्मेशन करके टॉपिक है ना। अब तक आपने पढ़ा एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, जो शुरू में बताया था, जिसमें वाटर क्या कर रहा था, कभी एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, कभी बेस की तरह बिहेव कर रहा था। जब वाटर ने अमोनिया के साथ एक्ट किया था तो एसिड था, और जब वाटर ने H2S के साथ एक्ट किया था तो वाटर बेस था। ठीक है, H2S के साथ जब एक्ट किया था तो बेस था, तो वो एम्फोटेरिक नेचर था वाटर का, पहली। दूसरे वाले में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया। तीसरे वाले में क्या पढ़ाया, हाइड्रोलिसिस। अब चौथा पढ़ा रहा हूँ हाइड्रेट फॉर्मेशन। सो अब आता है हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट फॉर्मेशन तो बेटा दो टाइप से होता है, एक तो होता है कोऑर्डिनेटेड वाटर होता है, इसमें एक होता है कोऑर्डिनेटेड वाटर,
कोऑर्डिनेटेड वाटर, जैसे कि जब वाटर कोऑर्डिनेट नंबर फॉर्म करता है, जैसे कि CrH2O 6Cl3। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट किया है Cr+3 के साथ में, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड वाटर। इसी प्रकार एक होता है इंटरस्टिशियल वाटर। कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल वाटर। कौन सा पानी होता है? इंटरस्टिशियल वाटर। अब इंटरस्टिशियल वाटर में क्या होता है? उसमें जैसे कि BaCl2.2H2 हुआ, ठीक है, BaCl2.2H2 हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वाटर जो है वो इंटरस्टिशियल वाटर। इंटरस्टिशियल वाटर मतलब क्या हुआ? जो बेरियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रेटेड वाटर भी इसको बोल देते हैं, वाटर प्रेजेंट है। बेरियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में हाइड्रेट फॉर्म किया है, बेरियम प्लस प्लस से आकर के वाटर जुड़ा हुआ है, तो ये क्रिस्टलाइन वाटर इसको बोल दो, या इंटरस्टिशियल वाटर बोल दो। इस तरीके से हम ये टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। और थर्ड वाला जो होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये बहुत छोटी छोटी बातें लोग छोड़ देते हैं पढ़ते दौरान, पर ये एग्जाम में खूब टपकती है। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। अब इसमें पूछा जाता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो वो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो कुछ ऐसा होता है, कॉपर H2O4, कॉपर H2O4 सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल। मैं बता दूंगा आपको स्ट्रक्चर कैसा है, आप पहले इसको लिख लो, CuSO4 है ना, और टकले पे कितना हो जाएगा? इसके टकले पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाना चाहिए। टकले पे 2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सामने सल्फेट लगाए तो काउंटर चार्ज बैलेंस है, डॉट H2 है। सिर्फ इतना भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, मस्त है ये, ठीक है ना। इसको उतार लो आप, फिर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछते हैं कई बार, उसके बाद हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर पढ़ाता हूँ। इनफैक्ट पूछा ही है प्रॉब्लम 9.4 में, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड इन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ठीक है बेटा, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, फिर दोबारा भी आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। मिटाऊं चलाई। 3 टाइप का वाटर होता है, कोऑर्डिनेटेड वाटर होता है, इंटरस्टिशियल वाटर होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर होता है। ओके, and this is a part of hydrate formation. From aqueous solution many salt can be crystallized as hydrate salt. Such an association of water is in 3 different form. Aqueous solution में water का association 3 अलग फॉर्म में हो सकता है। वो water of crystallization के रूप में हो सकता है, वो coordinated water के रूप में हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर के रूप में हो सकता है। ओके बेटा, ये समझ में तो आ रहा है ना तुम लोगों को पूरा? हाँ। अब सुनो, इसके बाद में यदि हम और थोड़ा सा इस पे ध्यान दें आगे, तो एक सेकंड, अब सिचुएशन सही है। तो हम पढ़े, मैं उसका स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सी ठीक है। ये 4 वाटर मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेटेड है। तो आप देखो जरा, CuH2O4 लिखा हुआ था, ठीक है ना, वो ये रहे 4 मॉलिक्यूल, और ये वो वाटर मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और ये सल्फेट। सो दिस इज डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है बेटा, याद रखना है इसको, इससे क्वेश्चन टपकता है एग्जाम में, इसको याद रखना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन टपकता है। आई होप सो सभी बच्चे इसको याद रखेंगे और आप इसको कर पाओगे जब एग्जाम में ये आएगा। नोट कर लें फटाफट बेटा जल्दी से। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, इसको फटाफट नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में। ठीक, ओके डन। चलो अब बच्चों, इसके बाद आया हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो इसमें क्या विशेषता है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में? सुनना मेरी बात को ध्यान से। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में ये बात आती है, हार्ड वाटर
एंड सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, करेक्ट है। अच्छा, हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर ऐसा पानी होता है जिसके अंदर कुछ सॉल्ट्स होंगे प्रेजेंट, या बोले बाइकार्बोनेट होते हैं। और कौन से बाइकार्बोनेट होते हैं? सॉल्युबल बाइकार्बोनेट होते हैं। या फिर कुछ जो है कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम। हाँ क्लोराइड होते हैं या सल्फेट होते हैं। और कौन से होते हैं? सॉल्युबल वाले होते हैं। कौन से होते हैं? सॉल्युबल वाले होते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन किसके? सबके नहीं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो दे आर बाइकार्बोनेट, क्लोरेट एंड सल्फेट, और से इवन नाइट्रेट भी बोल सकते हैं हम, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, करेक्ट है बेटा। अब यही वाले क्यों? तो इसके लिए एक स्टोरी अपन को समझनी पड़ेगी। यही वाले क्यों और ये नाम क्यों? ये वाले इसलिए क्योंकि यही कराते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। और ये वाले नाम क्यों? क्योंकि इनके जो इसके साथ एसोसिएशन है वो वाटर सॉल्युबल है। मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में सॉल्युबल है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट पानी में सॉल्युबल है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट पानी में सॉल्युबल है। होता क्या है, आप बात को समझना। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार की बात है, ये आप समझ गए होंगे कौन है ये, ठीक है बेटा। दिस इज कन्या जा रही थी और उसने ये दुपट्टा लहराते हुए जा रही थी, करेक्ट है बेटा। दुपट्टे पे किसी कारणवश कहीं से तेल वगैरह गिर गया या कोई कीचड़ वगैरह लग गया, तो अब क्या होगा बेटा? ये चुनरी में दाग लग गया। आप समझ गए होंगे बात को, चुनरी में दाग लग गया। तो गाना आएगा, लगा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। तो ये चुनरी में दाग लगा हुआ है, मिटाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। तो फिर क्या होगा? कोई सजेशन देगा, साबुन लगा लो। साबुन क्या करता है आपको पता है? साबुन मिसेली फॉर्मेशन करता है। साबुन में क्या होता है? ये रहा चुनरी का दाग। साबुन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पोलर पार्ट और एक नॉन पोलर पार्ट। जो उसका नॉन पोलर पार्ट है वो ये आके यूं डूब जाता है, यूं डूब जाता है। सरफेस केमिस्ट्री में और अलग अलग चैप्टर्स में मैंने आपको ये बातें बताई हैं, ठीक है बेटा। यूं आके डूब गया, यूं डूब गया, यूं डूब गया, यूं डूब गया। ये रही सब पूछ, और ये रहे हेड, जिनका एंड जो होता है वो पोलर होता है। और ये जनरली सॉल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, कुछ इस तरीके से, करेक्ट है बेटा। नेगेटिव चार्ज को नापसंद करता है। वाटर का मॉलिक्यूल आता है और आकर के इस नेगेटिव चार्ज को अपने साथ खींच के ले जाता है, और कई वाटर के मॉलिक्यूल और भी आएंगे और वो इस नेगेटिव पार्ट को अपने साथ खींच के ले जाएंगे। जब ये हेड जाएगा तो साथ में पूंछ भी जाएगी, तो ये टुकड़ा टूट के चला जाएगा। तो धीरे धीरे ये जब काम चलेगा पूरे सब दूर, तो क्या होगा? ये चुनरी का जो दाग है वो मिट जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इस स्टोरी में ट्विस्ट कहाँ है? इस स्टोरी में ट्विस्ट यहाँ है कि चुनरी का दाग यहाँ था, ये दाग को मैंने थोड़ा एम्पलीफाई कर दिया, ये चुनरी का दाग है। साबुन चला, दिस इज साबुन, साबुन चला, दिस इज पोलर एंड, दिस इज नॉन पोलर एंड। और वो इसमें अपनी पूंछ डुबोने ही वाला था कि बीच में मैग्नीशियम आ गया, बीच में मैग्नीशियम आ गया, बीच में कैल्शियम आ गया। और इसके पहले कि वो साबुन तक पहुंचे, उसके पहले ये दोनों आपस में मिल गए, ये दोनों आपस में मिल गए। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये मिलकर के प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो वो चुनरी तक कभी पहुंचा ही नहीं, चुनरी के दाग तक कभी पहुंचा ही नहीं। और उससे क्या होगा? बहुत सारा साबुन वेस्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा? बहुत सारा साबुन वेस्ट हो जाएगा और आपको ज्यादा साबुन का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस चुनरी के दाग को मिटाने के लिए। यदि आप देखो तो पहाड़ी क्षेत्रों में आपको कपड़े साफ करने के लिए ज्यादा साबुन लगाना पड़ता है, झाग नहीं आता वहां आसानी से। यदि आप में से कभी कोई पहाड़ पे रहा हो तो पहाड़ मतलब जैसे ऊंचे पहाड़ जहाँ होते हैं ना, हिमालय, मतलब शिलोंग हो गया, JNK हो गया, है ना, वो मतलब पहाड़। आपके घर का पहाड़ नहीं, जो आपके आसपास पहाड़ होता है, आप ऊपर चढ़ गए उसके बाद बोला अल्लाह मैं तो अच्छे खासे साफ कपड़े धो रहा हूँ, वो नहीं। हर जगह लोकल पहाड़ होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। पहाड़ का मतलब हिल स्टेशन का है, ठीक है बेटा। अब सुनो, वहां पे क्या होता है? वहां पे जनरली सॉइल इरोजन जो होता है, पत्थरों का इरोजन कारण मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन खूब होते हैं सॉल्ट के अंदर, पानी के अंदर, ठीक। प्लेन्स तक आते आते ये सब सेटल डाउन हो जाते हैं, तो प्लेन्स में पानी सही काम करता है। पहाड़ों में पानी जो होता है हार्ड वाटर होता है, प्लेन्स तक आते आते रिलेटिवली सॉफ्टर वाटर हो जाता है, ठीक बेटा। चलो खैर,
वो वाली बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब क्या हुआ बेटा, ये जो बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट है, यहाँ तक की स्टोरी सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक पूरी स्टोरी सबको क्लियर है ना? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब क्या हुआ बेटा कि बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। इन्होंने बोला मालिक हम पे इल्जाम क्यों है, जो घर बसाया इस सॉल्ट के, इस सोप के साथ में, वो मैग्नीशियम और कैल्शियम ने बसाया, हम तो अलग ही खड़े हुए थे, हम पे इल्जाम क्यों है, हम क्यों करा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ऐसा, हमको क्यों बोला हम हार्डनेस ऑफ दी वाटर करवा रहे हैं, हम थोड़ी ना कुछ करवा रहे हैं, हमने थोड़ी ना सोप वेस्ट किया, सोप वेस्ट किया मैग्नीशियम ने, और सोप मेरा मैग्नीशियम ले गया, और सोप मेरा कैल्शियम ले गया, सल्फेट रोते रोते बोलेगा मेरा सल्फेट सोप ले गया, मेरे पास ही खड़ा हुआ था वो। तो मिलॉर्ड ने कहा नहीं, गलती तो तुम्हारी है। तो उन्होंने बोला हमारी क्या गलती मिलॉर्ड, समझाओ। तो उन्होंने कहा तुम्हारी गलती ये है कि तुम अपने सल्फेट को संभाल के नहीं रख पाए। यदि तुम अपने सल्फेट को जोर से पकड़ के रखते तो वो क्यों जाता साबुन की तरह। तो तुम्हारी गलती है, उसको तुमने खुला छोड़ दिया। क्या बात क्लियर है बेटा? जैसे कि आप जाकर के किसी को कूट दो, जैसे आप जाकर के किसी को कूट दो, तो क्या होता है, आपके घर पे दूसरे के पेरेंट्स आते हैं और आकर के शिकायत करते हैं कि आपकी लड़की ने हमारे लड़के को कल जो है कूदा कूदा के मारा। तो द थिंग इज दैट कि वो फिर शिकायत करते हैं। आपने एक पिक्चर में देखा भी होगा, उस पिक्चर के अंदर आमिर खान की लड़कियों ने किसी के लड़के को लपक के सूता था, तो फिर उसके घर पहुंच गए थे वो शिकायत करने के लिए। पहुंच गए थे कि नहीं पहुंच गए थे? तो वो इसलिए पहुंच जाते हैं कि वो बताते हैं आपने अपने बच्चों को खुला छोड़ के रखा हुआ है और ये जो है इनको कूट रहे हैं। हाँ, उस पिक्चर का नाम दंगल था। हालांकि कल मेरे को एक बैच की लड़की ने लास्ट ईयर की बताया कि उसको पीटने के लिए किसी एक कोचिंग में 4 लड़के आ गए थे, लड़की को पीटने के लिए 4 लड़के आ गए थे। मुझे घनघोर आश्चर्य मतलब इस बात पर कि क्या मतलब क्या हो रहा है देश के अंदर। एक छोरी को पीटने के लिए 4 गुंडे दूसरी छोरी ने बुलाए थे, दूसरी छोरी ने इस छोरी को पीटने के लिए 4 गुंडे बुलाए थे। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री। खैर बाद में मामला सुलझ गया, शायद पीटने पिटाने की बारी नहीं आई। खैर मैं तो बहुत डरता हूँ भाई लोग की लड़ाई से। खैर की बात सबको समझ में आई। तो मालिक ने कहा तुमने इनको संभाल के नहीं रखा, यदि तुमने संभाल के रखा होता, आज यदि कार्बोनेट होता तुम्हारी जगह तो पहले ही घर बसा चुका होता। तुमने इन्हें खुला छोड़ के रखा था, तुमने ही इन्हें खुला छोड़ के रखा था, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। ठीक, तो आपको थोड़ा बहुत हार्डनेस समझ में आई कि हार्डनेस होती क्या है? थोड़ा बहुत हार्डनेस समझ में आई, हार्डनेस यस होती क्या है? सर। ठीक है, ओके बेटा। तो अब सुनो बात को ध्यान से। इसके बाद हार्डनेस भी 2 टाइप की होती है, टेम्परेरी होती है और एक परमानेंट होती है। जब हार्डनेस हम नॉर्मल फिजिकल मींस के द्वारा ही सेपरेट मतलब दूर कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। लेकिन जब केमिकल ट्रीटमेंट देना पड़े तो उसको हम बोलेंगे परमानेंट हार्डनेस। जैसे कि आप में से कुछ लोग सटके हुए हो सकते हो, मतलब मैं भी जैसे थोड़ा बहुत सटका तो मैं भी हूँ, है ना। तो मेरी मम्मी ने मेरे को 2 चांटे लगा दिए और मैं ठीक हो गया, है ना। मेरी मम्मी ने मेरे को 2 4 5 चांटे लगा दिए और मैं ठीक हो गया। तो हम बोलेंगे टेम्पररी हार्डनेस थी, मतलब ज्यादा हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस थी, थोड़ा सा फिजिकल ट्रीटमेंट दिया दूर हो गई। पर यदि उन्हें मुझे दवाई दिलानी पड़े, शंख पुष्पी पिलवानी पड़े, कोई और पागलपन की दवाई वाई दिलवानी पड़े, तो हम बोलेंगे यार कि ये थोड़ा सीरियस नेचर की थी, मतलब परमानेंट थी। क्लियर है बेटा इतनी बात? इसी प्रकार टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस होती है। जब अपन सिर्फ कुछ फिजिकल मेथड यूज करके दूर कर पाए तो टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं, और जब केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़े डेफिनेट तो अपन उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो अब बात चलती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ जिससे कोई लाइन मिस ना हो जाए बेटा। रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर, मे कंटेन सम डिसॉल्व gases from the atmosphere, being a good solvent when it flows on the surface of the earth dissolves many salts। हाँ ना, रेन वाटर जब अर्थ की सरफेस पे जाता है तो बहुत सारे सॉल्ट को डिसॉल्व कर लेता है। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट इन द वाटर मेक्स इट हार्ड एंड इट इज कॉल्ड एज हार्ड वाटर। हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद द सोप। वाटर फ्री फ्रॉम soluble salt of calcium and magnesium is called as soft water। जिनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट नहीं होते। कौन से वाले सॉल्ट नहीं होते कैल्शियम मैग्नीशियम? जो कि सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट नहीं होते कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उसको अपन सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। हार्ड वाटर फॉर्म्स स्कम और प्रेसिपिटेट विद द सोप। सोप के साथ स्कम या प्रेसिपिटेट बना लेता है। Soap containing sodium stearate reacts with the hard water to form the precipitate, that is calcium and magnesium stearate बना लेता है। नीचे फॉर्मूला उन्होंने दिया है C17H35COONA रिएक्ट कर जाएगा। सोप का जो Na वाला पार्ट है वो हटा देता है कैल्शियम। सिर्फ एक ही का दिल नहीं टूटा है, C17H35COONA, इसका Na प्लस वाला पार्ट कैल्शियम प्लस प्लस हटा देगा, कहेगा जाओ सोडियम तुम जाओ,
हमारे पास चार्ज ज्यादा है, आपने नेगेटिव चार्ज से भी पूछ लो किसके साथ वो घर बसाना चाहता है, वो भी बोलेगा हाँ सोडियम यार तुम्हारा तो ज्यादा भरोसा ही नहीं है, वैसे भी सॉल्युबल है, इससे दूर ही है वो, ये भी तो घूम रहा है यहाँ का वहाँ, ये भी तो यहाँ वहाँ आवारा की तरह घूम रहा है ना, क्योंकि तो सॉल्युबल है, तो ये पानी में घूमता रहेगा, कैल्शियम को जगह खाली दिख गई, इधर आएगा, इसके साथ घर बसा लेगा। क्लियर बेटा इतनी बात? All chemistry is human life. Now, it is therefore unsuitable for laundry purposes. It is harmful for boiler as well because of deposition of salt in the form of scales. This reduces the efficiency of the boiler. Hard water boiler के लिए खराब होता है क्योंकि उसमें डिपॉजिट हो जाता है वो, ठीक है बेटा, मतलब उसके सॉल्ट जो होते हैं वो डिपॉजिट, उसमें घुले हुए सॉल्ट बॉयलर के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और वो बॉयलर को खराब कर देते हैं। खैर, हार्डनेस दो टाइप की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो इम्प्यूरिटी जो हार्डनेस है उसको सिर्फ गर्म पानी गर्म करके ही दूर किया जा सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो बेटा क्या होता है, पहला आता है टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होती है? बाइकार्बोनेट के कारण होती है। टेम्पोररी हार्डनेस due to bicarbonate of मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम के कारण ये टेम्पररी हार्डनेस होती है, ठीक है बेटा। अब समझना बात को कि इधर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि हीट कर देंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्लस H2O बन जाएगा और प्लस CO2 बन जाएगा। अब ये प्रेसिपिटेट बनेगा तो इसको सेपरेट आउट कर लेंगे, ये प्रेसिपिटेट बनेगा तो इसको सेपरेट आउट कर लेंगे पानी से। अब देखो आप नोट करो बेटा, आप लोगों ने देखा हो कभी कभी पानी जब गर्म करते हो तो उसके ऊपर सफेद रंग का पाउडर उतराता रहता है, देखा है कभी? Yes, sir. पानी जब गर्म करते हैं तो उसके ऊपर सफेद रंग का पाउडर उतराता रहता है। हाँ सर। बस वही जो है ये प्रेसिपिटेट के रूप में आ जाता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यदि मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया जाए बच्चों, उसको हीट करेंगे तो वो बनाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट इनिशियली, जो कि हल्का फुल्का रिलेटिवली सॉल्युबल है, तो ये फर्दर वाटर के साथ रिलेट करके MgOH होल ट्वाइस बना लेगा। तो इसलिए एनसीईआरटी में फाइनली MgOH होल ट्वाइस ही देते हैं, ठीक। कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है बेटा, लार्ज साइज एनायन है ना, कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट इज मोर सॉल्युबल देन कैल्शियम कार्बोनेट। अब कौन सी चीज घुलित होती है कौन सी नहीं होती है, कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है। खैर, मैग्नीशियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना लेगा। इसका भी छोटा साइज, इसका भी छोटा साइज, दोनों अच्छा लेटाइस एनर्जी जनरेट करेगा और इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके अलावा इसी टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए न सिर्फ इस फिजिकल मेथड से बल्कि एक और मेथड होता है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड इससे भी दूर कर सकते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, सर आपने तो बोला था फिजिकल मेथड द्वारा ही दूर कर सकते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, मैंने बोला जिसको फिजिकल द्वारा दूर कर सकते हैं वो टेम्परेरी हार्डनेस है, फिजिकल के द्वारा ही सिर्फ दूर कर सकते हैं, ये नहीं बोला, केमिकल से भी दूर कर सकते हो। तो टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब क्या है, जिसको फिजिकल मेथड द्वारा दूर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स केमिकल द्वारा भी दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो उसमें क्लार्क्स मेथड है। अब इस क्लार्क्स मेथड में हम क्या करते हैं, हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसको मिला दिया मैंने किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब जब इसको मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाऊंगा तो इसका OH नेगेटिव इसके H+ को ले जाएगा, दो OH नेगेटिव दो H+ को ले जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, लेकिन कार्बोनेट दो बचेगा तो एक इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, एक इसके साथ, तो 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा विद फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। करेक्ट है बेटा। पर अब एक समस्या में हम घिर सकते हैं, ये समस्या में घिर सकते हैं कि यदि हमने जरूरत से ज्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी पानी में घुलता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कैल्शियम प्लस प्लस आयन है, भले मतलब एक हद तक घुलता है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छा सॉल्युबल होता है, लेकिन पार्शियली सॉल्युबल होता है, तो कैल्शियम आयन जो है वो छोड़ देगा। अब यदि वो वाला कैल्शियम आयन पानी के अंदर बच गया तो हार्डनेस तो दूर कहाँ हुई, हार्डनेस तो फिर भी रही। नहीं समझे मेरी बात को। यदि मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रयोग किया तो
तो उतना ही प्रयोग करना है कि वो इसके मोल के बराबर हो, ज्यादा ना हो। ज्यादा हुआ तो क्या होगा बेटा, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच जाएगा, और ये बच गया यदि, तो ये हार्डनेस करने लग जाएगा। सो इट इज यूज्ड इन एप्रोप्रिएट अमाउंट, it is used in appropriate amount so that it is not left at the end of reaction. Otherwise it will itself create की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ शायद मैं, छोड़ो कौन टेंशन ले। It itself do hardness by providing calcium plus plus। टोप लो बेटा। ठीक है बच्चों, क्या क्लास मेथड सबको समझ में आ गया? पूरा दिख रहा है? मोबाइल थोड़ा नीचे करो। चल, ठीक बेटा, डन हो गया नोट? चैट पे ही बोल दिया करो यस, चैटवा पे ही बोल दोगे यस तो काम बन जाएगा, यस सर। नो बोल दोगे तो भी काम बन जाएगा। यस, ओके चलो। अब तुम लोग को हार्डनेस समझ में तो आ रहा है ना, क्योंकि ये इसको समझना जरूरी है, महा बोरिंग चैप्टर है ये, लेकिन यदि समझ में आए तो बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक, चलो भाई, तो ये क्या था? ये था बेटा टेम्पररी हार्डनेस को हमने दूर किया। अब हम दूर करते हैं किसको? परमानेंट हार्डनेस को। तो परमानेंट हार्डनेस बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, परमानेंट हार्डनेस। इट इज ड्यू टू carbon, it is due to carbonate, it is due to chloride, sulfate of magnesium and calcium। ठीक है बेटा। अब इसमें पहला है ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, पहला मेथड है। ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, तो पहला मेथड क्या हुआ? ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, करेक्ट है। चलो भाई, अब आते हैं अपन वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो कैसे हार्डनेस दूर कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले मेरे पास है, क्या है मेरे पास, मान लो वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3 होता है, यदि आपको याद हो तो। याद है बेटा? अब तुम्हारे पास मान लो कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड है। जब तुम इसकी रिएक्शन Na2SO4 के साथ करोगे तो ये कैल्शियम क्लोराइड Na2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, प्लस 2 मोल NaCl बना लेगा। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है बेटा, क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है ना? ओह, मैंने गलत कर दिया ट्रीटमेंट। हाँ, ये तभी मैं कहूँ यार ये गलती क्यों हो रही। कैल्शियम सल्फेट नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, प्रेसिपिटेट Na2CO3। अब ठीक है बेटा, है ना? कैल्शियम सल्फेट तो वाटर सॉल्युबल होता है,
स्ट्रॉन्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट वाटर इनसॉल्युबल होता है। खैर, कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो क्या कर देगा, यहाँ पर प्रेसिपिटेट बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, प्रेसिपिटेट सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फेट नहीं कार्बोनेट, Na2CO3 के साथ रिएक्ट करके। ठीक है बेटा। इसके अलावा मैं चाहूँ तो MgCl2 के साथ भी रिएक्शन कर सकता हूँ। किसकी? Na2CO3 की। मैं चाहूँ तो कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन कर दूं, मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन कर दूं वॉशिंग सोडा के साथ। हर केस में NaCl और Na का सल्फेट बन जाएगा और मैग्नीशियम का कार्बोनेट बन जाएगा। आपको पता है मैग्नीशियम का कार्बोनेट फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके MgOH बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना बेटा। प्लस 2Na कौन था यहाँ पे? Cl था, तो 2NaCl बन गया। यहाँ पर Na2SO4 बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, इधर भी मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और बनेगा Na2SO4 और बनेगा Na2SO4। बहुत लॉजिकल है बेटा, बहुत ही लॉजिकल है ना। क्या करना है आपको? वॉशिंग सोडा डालना है। क्या आपने 10th क्लास में पढ़ा था इस बात को बेटा कि परमानेंट हार्डनेस Yes, जहाँ पर sir. होती है वहाँ वॉशिंग सोडा से काम करना चाहिए? पढ़ा था ना। बस तो फिर Na2CO3 आप डाल दो वहां पर, तो काम बन जाएगा। ओके, डन डन डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ केल्गन्स मेथड। अब पढ़ाता हूँ केल्गन्स मेथड। तो ये था कौन सा? ये था वॉशिंग सोडा मिलाया। अब अपन पढ़ते हैं केल्गन्स मेथड। केल्गन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, है ना। देखो केल्गन्स मेथड, देखो यदि मैं फॉस्फोरिक एसिड लूं, ऑर्थोइक एसिड से जब वाटर का मॉलिक्यूल निकालते हैं तो कौन सा एसिड बनता है बेटा? ऑर्थोइक एसिड से वाटर का मॉलिक्यूल निकालते हैं तो मेटाइक एसिड बनता है। दो से निकाल के तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनता, तो बना P डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड इधर गिर जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा OH OH, इधर एक OH इधर एक OH। लेट मी चेक, नहीं एक डबल बॉन्ड आएगा, नहीं तो बॉन्ड की कच्चे हो जाएंगे, है ना। ये हुआ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और ये था ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। बेटा ऑर्थोइक एसिड से यदि हम वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो मेटाइक एसिड मिलता है। बोरिक एसिड से वाटर निकालते हैं HbO2 बनता है, दैट इज मेटाबोरिक एसिड। ठीक, तो यहाँ सर बोर्ड मेटाफॉस्फोरिक नहीं एसिड दिख रहा मिला। है लेफ्ट साइड अच्छा, से। यदि इससे H निकाल लूं और यहाँ पर रख दूं P डबल बॉन्ड ONA, अच्छे रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बन गया, तो इसको क्या बोलूंगा? सोडियम मेटाफॉस्फेट, तो इसको बोलूंगा सोडियम मेटाफॉस्फेट। करेक्ट है। बोर्ड को क्या हुआ? बोर्ड को क्या हुआ? अब दिख रहा है? ठीक, ओके चलो। अब बेटा ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड था, वाटर निकाला, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बना, NaOH से रिएक्शन कराया, सोडियम मेटाफॉस्फेट बन गया। ठीक, इसकी 6 यूनिट को यदि मैं ले लूं, मान लो 6 यूनिट इसकी ले लूं, तो इसकी 6 यूनिट यदि मैं ले लूं तो उसको बोल दूंगा हेक्सा सोडियम मेटाफॉस्फेट। यदि इसकी 6 यूनिट ले लूं तो उसको बोलूंगा सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। तो ये है क्या बेसिकली? है क्या ये? बेसिकली है NaPO3। NaPO3 यदि इसको 6 बार ले लूं तो उसको सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट बोलूंगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2 Na2 P6
सही है, यही दिया एनसीईआरटी में। Na2P6O18, उसको 6 बार ले लूं तो इंटू 6 कर दो, और सॉरी Na6 है, Na6P6O18 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है? 6 से मल्टीप्लाई किया, Na6P6O18 हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर यदि बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, Na4 नहीं, Na2 Na4 PO3 6। स्ट्रक्चर देखो तो कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है, इफ आई एम करेक्ट। हाँ सही बनाया मैंने, ठीक है बेटा। Na2 Na4 PO3 होल 6 इसी का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब सुनो, जब ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? हार्ड वाटर में मैग्नीशियम होता है और क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो वो मैग्नीशियम इस सोडियम को रिप्लेस कर देगा। ये तो वैसे ही वाटर में सॉल्युबल है तो अलग ही रहेगा, ये मतलब आयन के रूप में अलग ही रहेगा पानी में, तो ये वाला रिप्लेस होगा। तो ये वाला रिप्लेस हुआ तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर बन जाएगा MgPO3 होल 6 और कैल्शियम PO3 होल 6। इस पे भी 2 नेगेटिव चार्ज, इस पे भी 2 नेगेटिव चार्ज। और ये दोनों क्या है बेटा? क्या ये दोनों के दोनों जो बने हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बने? ये भी क्या हुआ है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना। जब सोप आएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, तो जब सोप आएगा RCOONA, नो रिएक्शन, क्योंकि अब वो फ्री नहीं है, अब वो फ्री नहीं है। आपको याद है मिलॉर्ड ने क्या बोला था? मिलॉर्ड ने बोला तुमने अपने मैग्नीशियम को खुला क्यों छोड़ा? मिलॉर्ड ने बोला था तुमने अपने मैग्नीशियम को खुला क्यों छोड़ा? मिलॉर्ड इसका एग्जाम्पल देंगे, मिलॉर्ड बोलेंगे सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का एग्जाम्पल ले लो तुम। वहां पर जो फॉस्फेट होता है वो क्या, वहां पर जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होकर मैग्नीशियम हेक्साफॉस्फेट बनता है कुछ, और जो वो कंपाउंड बनता है उसमें मैग्नीशियम फ्री नहीं है, पानी के अंदर है लेकिन फ्री नहीं है, कॉम्प्लेक्स में, पानी के अंदर है लेकिन फ्री नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो उसको जो सॉल्ट आएगा, जब सॉरी सोप आएगा, तो सोप का जो RCOO नेगेटिव वाला पार्ट है वो मैग्नीशियम प्लस प्लस पे डोरे तो डालेगा, लेकिन मैग्नीशियम प्लस प्लस उसके साथ नहीं जाएगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में स्टेबल फॉर्म में मौजूद है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन सी हार्डनेस को दूर करते हैं जब पानी के अंदर ही मौजूद रहता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो पानी से नहीं हटता है लेकिन इसके बावजूद भी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। एक ही मेथड है जिसमें विद इन दी वाटर अभी भी कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद है लेकिन हार्डनेस नहीं है, क्योंकि अब वो जिसके साथ मौजूद है उसका साथ वो छोड़ के सोप के साथ नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता तुम्हें फील आई कि नहीं आई? सर आई, बात समझ में आ गई ना? अब वो ज्यादा कमिटेड है इस कॉम्प्लेक्स में। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको आगे के मेथड सिखाता हूँ। करें? चलो, नोट कर लिया क्या सभी लोगों ने, या स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो, अब हम जो है और थोड़ी सी बात करते हैं। आप लोग नोट कर चुके हो तो ये कौन सा मेथड था बेटा? कैल्गन्स मेथड था। अब तक परमानेंट हार्डनेस दूर करने के 2 मेथड हो गए। पहला था वाटर वाला, ओ सॉरी पहला था वो Na2CO3 मिला दिया था हमने, है ना? और दूसरे मेथड में हमने क्या मिलाया? कैल्गन, कैल्गन मेथड यूज किया, ठीक है बेटा। अब अपन आते हैं तीसरे पे, दैट इज कॉल्ड एज आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड,
अच्छा, इनमें से कोई भी मेथड जो अभी प्रयोग किया है, चाहे Na2CO3 वाला मेथड प्रयोग किया हो, चाहे अपन ने कैल्गन मेथड प्रयोग किया हो, इनमें आखिरकार हमने देखा कि सोडियम बच गया है पानी के अंदर, क्योंकि सोडियम तो बच गया है पानी के अंदर, सोडियम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो दिस इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये धोने के काम तो आएगा, लेकिन ये पीने के काम नहीं आएगा पानी, क्योंकि ये हाइपरटेंशन करा सकता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए पूछते हैं कि विच वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, हार्ड और सॉफ्ट। सो यू गो फॉर द हार्ड वाटर विच इज मोर सेफर फॉर द ड्रिंकिंग। ठीक है बेटा, क्योंकि जब वाटर को सॉफ्ट किया जाता है तो वाटर को सॉफ्ट करते दौरान सोडियम वोडियम जो है वाटर के अंदर मिल जाते हैं। हालांकि एक लास्ट मेथड हम प्रयोग करेंगे जिस मेथड में अपन सोडियम को भी रिमूव कर देंगे, सो दैट विल बी द सेफेस्ट देन, जिसको अपन रेजिन मेथड बोलेंगे, वो लास्ट मेथड है। लेकिन उसके पहले एक मेथड और है, और वो मेथड है सिंथेटिक, दैट इज कॉल्ड एज आयन एक्सचेंज मेथड। दिस इज आयन एक्सचेंज मेथड। इस मेथड में दिस इज आल्सो कॉल्ड एज जियोलाइट परम्यूटेड प्रोसेस मेथड। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज जियोलाइट परम्यूटेड प्रोसेस मेथड। ठीक बेटा, हार्ड वाटर इज गुड फॉर ड्रिंकिंग। हाँ, यू कैन यूज हार्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम बेटा। हार्ड वाटर को आप पीने के लिए आराम से प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये कह सकते हो वो पथरी होती है हार्ड वाटर के पीने से, वो उसकी एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है बेटा, वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, बट वो एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। बट और वो भी ऐसा है कि जब आप सॉफ्ट वाटर पियोगे तो वो एकदम करंट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको। यदि आपने जो सॉफ्ट वाटर किया है, वो सॉफ्ट वाटर जिस मेथड के द्वारा आपने किया, यदि उसमें कैल्शियम, यदि उसमें सोडियम वोडियम बच गया है, तो दैट इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, यू कैन नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग। किताबें बोलती है इस बात को कि हार्ड वाटर ज्यादा अच्छा है कि सॉफ्ट वाटर ज्यादा अच्छा है, और वो बोल देते हैं कि हार्ड वाटर ज्यादा अच्छा है। मैं ये कहता हूँ कि मेथड ऑफ ट्रीटमेंट कौन सा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सा वाटर ज्यादा अच्छा है। बट if somebody is asking you a question, is hard water safe for drinking? Yes, it is very much safe for drinking. वरना पहाड़ों में लोग पानी पीना बंद कर देते हैं, पहाड़ों में लोग झरनों से डायरेक्ट पानी पीते हैं, there is no problem as such, बरसों तक पीते हैं और हमसे ज्यादा जीते हैं। क्या बात समझ में आ रही बेटा? तो शेर हो गया, बरसों तक पीते हैं और हमसे ज्यादा जीते हैं। ठीक है बेटा, सो द थिंग इज दैट कि there is no problem as such, ठीक है ना, there is no problem as such। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कुछ लोगों को पथरी वथरी डेवलप हो जाए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अपन बात कर रहे थे कुछ कुछ, उस बात में हम बात कर रहे थे हार्ड वाटर की। तो अब बात करने वाले थे सिंथेटिक रेजिन, नहीं हम बात करने वाले थे आयन एक्सचेंज मेथड की। ठीक, आयन एक्सचेंज मेथड में क्या किया जाता है वो देख लेते हैं। देखो बेटा, यदि देखें तो एक जमाने की बात है कि मैंने आपको ये जियोलाइट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, यदि आप लोग को याद आ Yes, रहा हो sir. तो, है ना। तो उस ZSM5. जियोलाइट के स्ट्रक्चर में मैंने आपसे क्या बोला था कि ये कुछ ऐसा होता है, सिलिका है हमारे पास, 3 डायमेंशनल सिलिकेट होते हैं हमारे पास में, और ये 3 डायमेंशनल सिलिकेट जो होते हैं इनमें सिलिकॉन रहेगा, ट्रेन की तरह चल रहा था, और बीच बीच में जो है ऑक्सीजन आ जाता था। बस एक ही चीज कमी बची हुई है मेरे पास में, पर उसके लिए मुझे बोर्ड चेंज करना पड़ेगा, वो है ये कलर दिखाई देना चालू हो जाए, फिर जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अभी व्हाइट ही चलता है, बस कोई भी कलर से लिखो व्हाइट देता है आपको दिखाई। यदि ये ब्लैक बोर्ड होता तो आपको मस्त देता दिखाई, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में पहले आई नहीं कि ब्लैक बोर्ड पे ये कलर दिखाई देगा, ग्रीन बोर्ड पे कलर नहीं देता दिखाई देता। खैर, समय आने पे उसको भी देखा जाएगा। आज पहले से बेहतर लग रही है तुमको लाइट थोड़ी सी? हाँ बोल दो यार। Yes, sir. हाँ वही तो यार, मैंने खर्चा किया पैसा, तो हाँ फिर वो सर. लेके आया ना, रिंग लाइट लेके आया ना, नहीं दिखाऊं? टिकटॉक वाली. आज वो लेके आया रिंग लाइट, बिसाइड्स अदर लाइट्स, या बिसाइड अदर लाइट्स दिस लाइट इज आल्सो देयर। इसमें वही मोबाइल फिक्स हो जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लाइटिंग इतनी है. अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ बुक्स की कोई कमी नहीं बेटा, बुक्स तो बहुत सारी, वो तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही
कोना दिखाया बुक्स का, बुक्स से तो मेरा रूम भरा पड़ा है पूरा पूरा। इनफैक्ट जहां पर ये आपका मोबाइल प्लेस्ड है एक और उस पे ट्राइपॉड पे, उसके आसपास भी सिर्फ और सिर्फ किताबें ही हैं, नीचे इधर उधर सब किताबें किताबें। पढ़ना अपना शौक रहा है जिंदगी का। खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। बुक्स की याद मत दिलाओ बेटा, बुक्स की याद मत दिलाओ, क्योंकि मेरी पूरी कमरे भर के बुक्स थी। मेरी माँ ने उनको कहाँ पे ठिकाने लगाया मुझे पता नहीं, ये बात कि वो बुक्स मेरी कहाँ चली गई, लेकिन मिली नहीं रही है वो बुक्स। पूरा रूम भर के बुक्स थी। मेरी माँ और मेरी बीवी ने कोई साजिश करके उन बुक्स को गायब करवा दिया, ऐसा है। ये तो मैंने बहुत मुश्किल से बचाई है। खैर जो भी हो, आप लोग अपनी बुक्स बचा लेना अपनी माँ और अपनी बीवी से, ठीक है ना। चलो, तो ये ऑक्सीजन इधर लगा हुआ है। उन लोगों को पता नहीं साफ सफाई का कौन सा पागलपन रहता है एक टाइप का, कि उससे वो क्या करते हैं, बुक्स ही निपटा देते हैं। उन्हें लगता है ये गंदगी कर रही है घर में। बताओ तो सब, बुक्स तो बहुत अच्छी चीज होती है। खैर, तो आप मेरी बात को समझना, क्या कह सकते हैं। सिलिकॉन की जगह कभी कभी एल्युमिनियम आ जाता है, और जब एल्युमिनियम आएगा तो वो क्या करेगा, जब एल्युमिनियम आएगा तो वो क्या करेगा, वो आकर के सिलिकॉन की जगह रिप्लेस होगा, लेकिन वो 3 ही बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3। भाई 4 बॉन्ड तो नहीं बना सकता एल्युमिनियम, तो ये वाला ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा, ये अपना नेगेटिव चार्ज लेकर के इधर खड़ा रहेगा। तो इसके सामने कौन आ जाएगा, सोडियम प्लस आ जाएगा। क्या बात क्लियर है बेटा। इसके सामने कौन आया, सोडियम प्लस आ गया, तो ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हो गया। तो जो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हो गया ये स्ट्रक्चर, बोलो तो जियोलाइट समझ में आया सब लोग क्या होता है। ये मैंने एक जगह करके बनाया, ऐसा कई जगह हो सकता है। अरे यार आना बोलना पड़ेगा भाई। क्या जियोलाइट का स्ट्रक्चर सब लोग को समझ में आ गया, कैसे बनता है जियोलाइट, ठीक है ना बेटा। अब इसका फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में लिखा हो, फॉर्मूला लिख दिया NaAlSiO4। फॉर्मूला लिखा है इसका NaAlSiO4, ठीक है बेटा। अब ये जो जाल है, इस पूरे जाल से मैंने सिर्फ एक जगह दिखाया बेटा, एक बात याद रखना, हम पानी को क्रॉस करेंगे और पानी एक तरफ से एंटर करेगा। मान लो पानी इधर से एंटर किया इसमें, आई होप सो सब लोगों को फील आ गई होगी पानी देख करके, ठीक है बेटा। पानी यहाँ से इसमें एंटर किया, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, पानी यहाँ से इसमें एंटर कर रहा है। एक फिश भी बना देते हैं, उससे और फील आ जाएगी, और एक नाव भी बना देते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से पानी जो है वो एंटर कर रहा है इस जियोलाइट के अंदर, ओके बेटा। अब क्या होगा बच्चों कि जब पानी इसमें एंटर करेगा तो पानी के अंदर है कैल्शियम आयन, और क्या है, मैग्नीशियम आयन। जब पानी इधर से आएगा तो वो कैल्शियम आयन इधर बैठ जाएगा और सोडियम आयन यहाँ से निकल जाएगा। मैग्नीशियम आएगा तो सोडियम आयन निकल जाएगा और मैग्नीशियम आयन यहाँ बैठ जाएगा। अब प्लीज मुझसे कोई बिल्कुल स्टूपिड की तरह बात मत करना कि सर एक ही सोडियम था तो कैल्शियम भी बैठ गया मैग्नीशियम बैठ गया, कैसे पॉसिबल है। ऑब्वियसली यू नो दैट कि देयर विल बी न्यूमरस नंबर ऑफ Na+, ठीक है बेटा। तो वो मैग्नीशियम और कैल्शियम से सेपरेट हो जाएंगे। तो जब पानी, इधर लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला NaAlSiO4। तो जब पानी अब यहां से निकलेगा बाहर, जब पानी यहां से निकलेगा बाहर तो मछली तो एक्सचेंज होगी नहीं बेटा, तो मछली भी निकल जाएगी और नाव भी निकल जाएगी। इधर सोडियम प्लस आयन निकलेगा बाहर, सोडियम प्लस आयन निकलेगा बाहर। अरे बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कौन बाहर निकला बेटा, सोडियम प्लस आयन निकला बाहर। Yes, sir. और साथ में इसके साथ जो भी क्लोराइड सल्फेट जो भी आए थे वो भी बाहर निकल गए, क्योंकि इधर तो एक्सचेंज सिर्फ Na+ का हुआ है। इधर तो एक्सचेंज, इधर तो एक्सचेंज किसका हुआ है, सिर्फ Na+ का हुआ है और क्लोराइड और सल्फेट का हुआ है। क्या डायग्राम आप लोगों को फील आ रही है पूरी कि Yes, किस sir. तरीके से। अच्छा, अब आपको ये भी समझ में आ गया कि पानी से सल्फेट बाहर, पानी से Na+ बाहर निकला है, पानी के अंदर नहीं है, पानी सॉरी पानी से मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन बाहर हो गया है, और पानी के अंदर क्या आ गया है, सोडियम आयन आ गया है। अब पानी के अंदर नहीं है मैग्नीशियम और कैल्शियम, वो सिर्फ ऊपर वाले मेथड में था, इस मेथड में नहीं है ऐसा। सो दैट इज दी पूरा फंडा। आप चाहें तो इसको नोट कर लें, अच्छा सुंदर डायग्राम है। नोट ना भी करो तो भी आपके दिमाग पे ही कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को एक कंसेप्ट ही दिमाग पे नहीं होता है। सो दैट इज इट, टेक दैट।
ओके बच्चों, अब और बात करते हैं, और बात पढ़ते हैं। मिटा दो इसको मैं, shall I मिटाओ this? Shall I मिटाओ this? If you say that, I'll मिटाओ that. Okay, Yes, sir. let me मिटाओ that. No. इसके बाद में यहाँ तक सब कंडीशन, सारी बात सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं काय की परमानेंट हार्डनेस में। ओके, ये हो गया क्या तुम्हारा आयन एक्सचेंज मेथड। अब हम बात करते हैं, अच्छा इधर एक बात और आप याद रखना कि परम्यूटेड किसको बोला है, एनसीईआरटी की ही बात करते हैं। परम्यूटेड ओब्लिक सोडियम सिलिकेट NaZ रिटन एज NaZ। ओके ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर कुछ नहीं दिया। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज जियोलाइट और परम्यूटेड प्रोसेस। Hydrated sodium aluminum silicate is zeolite oblique permuted. Hydrated sodium aluminum silicate is zeolite oblique permuted. For the sake of simplicity, sodium aluminum silicate is written as NaZ. अपन simplicity के लिए उसको क्या करते हैं, NaZ, जो बचा हुआ पार्ट है AlSiO4 का, उसको हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं हम, AlSiO4 का जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम Z लिख देते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बात तुम लोगों को? क्लियर है इतनी बात? NaAlSiO4 था ना, कुछ लोग क्या करते हैं उसको डबल करके लिखते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो लिखते हैं Na2Al2SiO4, और ये वाला पार्ट तो पीछे ही रह जाता है, ये वाला पार्ट जो है वो एक्सचेंज होता है। ओरिजिनल क्या था, NaAlSiO4 था, तुमको पता है ना। ओ SI नहीं, हाँ SI है, मैंने SiO4, इस पे 4 नेगेटिव चार्ज रहते हैं ना सिलिकेट पे, तो उसको काउंटर बैलेंस कितना करेगा, 4 पॉजिटिव चार्ज, इस पे 1 और इस पे 3। अब जब यहाँ पर 2 सिलिकेट हो जाएंगे तो 8 नेगेटिव चार्ज हो, काउंटर बैलेंस 8 पॉजिटिव चार्ज करेगा। या इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं Na2Al2Si2O8। प्लीज बुरा मत मान जाना कि आपको कल के दिन समझ में ना आए क्या लिखा हुआ है। इसको वो लिख देता है Z और इसको लिख देता है Na2 और टोटल लिख देता है Na2Z। ये इधर भी हो सकता है, इसको एनसीईआरटी इसको NaZ लिखती है, मतलब इसको वो क्या मानते हैं, Z। आपको पता है ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है ना बेटा। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो कहीं कहीं बुक्स में आपको Na2Z लिखा हुआ मिलेगा, एनसीईआरटी में NaZ लिखा हुआ है, दोनों ही सही है। ये एक तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूला बना करके उन्होंने बता दिया है, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी सच नहीं होनी चाहिए, दोनों के दोनों सही है, बस रेफरेंस क्या मान रहे हैं इस पे डिपेंड करती है बात, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी ने दिया है, ये वाला जो है, यदि किसी को दो में से एक चूज करना है, चूज दिस वन। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड में क्या होता है वो भी पढ़ा देता हूँ, आसान है बेटा। सिंथेटिक रेजिन मेथड में 2 टाइप का एक्सचेंजर होता है। टाइम हो गया, अच्छा ओ हाँ टाइम हो गया, सॉरी, खत्म नहीं हो पाया ये, अब कल की क्लास में मैं इसको खत्म करूंगा। और यस वाटर सर, टाइम हो हाइड्रोजन गया। सिर्फ H2O2 बचा हुआ है, और कल जो है टॉपिक खत्म हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। चलो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बच्चों।